हर घर की अपनी कोई ना कोई खास बात होती है। कहीं हर रविवार पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है, तो कहीं हर त्योहार पर एक खास पकवान बनता है। लेकिन आज हम आपको जिस परिवार से मिलवाने जा रहे हैं, उस घर की सबसे अजीब बात ये थी कि वहाँ खाने तो वही बनते थे जो हर घर में बनाते हैं, लेकिन उसके नाम पूरी दुनिया से अलग होते थे। क्या हुआ? आप भी कंफ्यूज्ड हो गए ना? कोई बात नहीं, जो भी पहली बार इस परिवार के बारे में सुनता है उसे भी यही महसूस होता है, लेकिन आप भी धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएंगे। बेटा, शादी के बाद सबसे ज्यादा ध्यान रखना रसोई का, क्योंकि एक औरत का असली हथियार उसकी रसोई ही होती है। मम्मी, आपको पता है ना मुझे खाना बनाना कितना पसंद है। कोई भी डिश बोल दीजिए, मैं बना दूंगी। आपको लगता है कि मुझे ससुराल जाने के बाद कोई दिक्कत होगी? हाँ भाई, हमारी बेटी तो मोबाइल देखकर दुनिया भर की नई नई रेसिपी बना लेती है। सिर्फ मोबाइल नहीं पापा, मेरे पास तो अपनी एक रेसिपी डायरी भी है, जिसमें मैंने 500 से भी ज्यादा रेसिपी लिख रखी है। बस ऐसे ही अपने ससुराल वालों का दिल जीत लेना बेटा, जैसे हमारे घर में तूने हमारा जीता हुआ है। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, खाने के मामले में किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सोनम को अपने हाथों के स्वाद पर पूरा भरोसा था। उसे लगता था शायद ही कोई ऐसी डिश होगी जिसके बारे में वो ना जानती हो। लेकिन 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 उसे क्या पता था कि इसकी असली परीक्षा किसी होटल वाली रेसिपी से नहीं, बल्कि उसके अपने ससुराल में होने वाली है। देखते ही देखते सोनम और आदित्य की शादी हो जाती है। गृह प्रवेश के बाद पूरा परिवार सोनम का बड़े प्यार से स्वागत करता है। सोनम बेटा, आज तेरी पहली रसोई है, तो सोच रही हूँ आज आलू गोभी की बिरयानी बना ले। जी, क्या कहा आपने? मुझे क्या बनाना होगा माँ जी? आलू गोभी की बिरयानी। जी। क्या कोई दिक्कत है क्या बहू? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बना लूंगी मैं। अच्छा ठीक है, फिर तुम तैयारी कर लो बिरयानी की। सोनम ने हाँ तो बोल दिया, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, आलू गोभी की बिरयानी। ऐसी भी कोई बिरयानी होती है क्या भला? ये कौन सी डिश है? मैंने तो कभी नहीं सुना। शायद कोई नई रेसिपी होगी। सोनम जल्दी से अपना मोबाइल निकालती है, गूगल खोलती है और सर्च करती है, आलू गोभी बिरयानी रेसिपी। कई तरह की रेसिपियां सामने आ जाती है। अरे, सबकी रेसिपी अलग अलग क्यों है? पता नहीं मम्मी जी कौन सी बिरयानी की बात कर रही है। इन सब में तो अलग अलग तरीके से सब कुछ बनाया है, मुझे कौन सी वाली बनानी है? आज तक खाना बनाने में मुझे कभी सोचना नहीं पड़ा, लेकिन आज ये क्या बनाने को बोल दिया है मम्मी जी ने। क्या हुआ भाभी, अब इतनी परेशान लग रही है? कुछ नहीं, वो आलू गोभी की बिरयानी कैसे बनती है बस वही देख रही थी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाभी, ये तो बहुत आसान है। पहले आलू को गोल गोल काटिए, फिर गोभी को चौकोर काटिए, फिर उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दीजिए। चीनी? हाँ, तभी तो असली स्वाद आता है। अब बनाकर तो देखिए कितनी स्वाद बनती है। इतना कहकर चिंटू वहां से चला गया। अजीब रेसिपी है, लेकिन शायद इनके घर में ऐसे ही बनती होगी। थोड़ी देर बाद पायल किचन में आती है। अरे अच्छा हुआ पायल तुम आ गई, मुझे ना तुमसे कुछ पूछना था। हाँ भाभी, कहिए, क्या बात है? कोई हेल्प चाहिए क्या आपको? ये आलू गोभी की बिरयानी में चीनी डालते हैं क्या? क्या? ये किसने कह दिया आपसे? चिंटू ने। वो कह रहा था चीनी से ही स्वाद आता है बिरयानी का। पायल जोर जोर से हंसने लगती है। अरे भाभी, इसकी बातों पर कभी भरोसा मत करना, वो आपको बेवकूफ बना रहा होगा। अच्छा, तो फिर कैसे बनती है ये आलू गोभी की बिरयानी? मैं तो ढूंढ ढूंढ कर परेशान सी हो गई हूँ, ऊपर से ये चिंटू कुछ अलग ही रेसिपी बता दी। मैं ना और कंफ्यूज हो गई हूँ। वो तो मुझे नहीं पता, मैं तो बचपन से बस खाती आई हूँ, तरीका तो मुझे भी ठीक से नहीं पता, सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कुछ करती हूँ। अब सोनम की परेशानी और बढ़ चुकी थी। एक कह रहा था चीनी डालो, दूसरी कह रही थी मुझे खुद नहीं पता, और उधर पहली रसोई का समय भी निकलता जा रहा था। तभी गोपाल जी की आवाज आती है। अरे बहू, जल्दी बनाओ, आज तो मैं 2 प्लेट आलू गोभी की बिरयानी खाऊंगा। और मेरे लिए रायता मत भूलना, मुझे बिरयानी बिना रायते के बिल्कुल पसंद नहीं है। हे भगवान, लगता है पूरे घर को ये डिश बहुत पसंद है, लेकिन ये बनती कैसे है? मैं किससे जाकर पूछूं ये कैसे बनती है? सोनम ने अपने जीवन में सैकड़ों रेसिपियां बनाई थी, लेकिन आज उसे पहली बार ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी सारी कुकिंग की पढ़ाई एक डिश के सामने हारने वाली है। आखिर
क्या सोनम पहली रसोई में आलू गोभी की बिरयानी बना पाएगी या फिर उसकी पहली रसोई बिगड़ जाएगी? आइए देखते हैं। ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा। आलू गोभी काट लेती हूँ और चावल में कुछ मसालों के साथ पका देती हूँ। अगर किसी ने कुछ कहा तो सबको सच बता दूंगी कि मुझे नहीं आती बनानी आलू गोभी की बिरयानी, लेकिन अब पहली रसोई में कुछ तो बनाना पड़ेगा। सोनम ने अपने हिसाब से बिरयानी बना ली और बाकी सब भगवान के भरोसे छोड़ दिया। उससे साथ में रायता और पापड़ भी सेक लिया जो बिरयानी के साथ बनाया जाता है। मैंने बना तो दी है बिरयानी, लेकिन इससे पहले वो कुछ कहती सब बड़े ही चाव से उसे खाने लगे। अच्छा, वो आपने चीनी नहीं डाली, बहुत अच्छी बनी है। अच्छी बनी है? हाँ अच्छी है, आओ तुम भी हमारे साथ आ जाओ ना खाने। इसका मतलब मैंने सही रेसिपी बनाई है या फिर ये मुझे खुश करने के लिए ये सब कर रहे हैं? हे भगवान, क्या कंफ्यूजन है ये। सोनम की पहली रसोई तो किसी तरह पूरी हो गई। हालांकि उसे आज तक समझ में नहीं आया कि आखिर उसने जो बनाया वो सच में आलू गोभी की बिरयानी थी भी या नहीं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पूरे परिवार ने बड़े चाव से खाना खाया और हर कोई उसकी तारीफ करता रहा। अब सोनम को लगने लगा था कि शायद इस घर की रेसिपियां ही थोड़ी अलग है, लेकिन असल सरप्राइज तो भी बाकी था। अगली सुबह। बहू। जी मम्मी जी। आज नाश्ते में पिज्जा बना लेना। जी ठीक है, वो तो मैं आराम से बना लूंगी और ऐसा पिज्जा बनाऊंगी कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे लेकिन सुन तो सही बहू। नहीं नहीं माँ जी, मुझे इसमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, आप बस देखते जाइए। सोनम बड़े आराम से अपने कमरे में गई। उसने सोचा आज तो आसान काम है, पिज्जा का डो तैयार करना होगा, सब्जियां काटनी होगी, चीज निकालना होगा। वो जैसे ही फ्रिज खोलती है उसे चीज कहीं दिखाई नहीं देती। अरे घर में चीज भी नहीं है, अब क्या करूं? बहू अभी तक शुरू नहीं किया? मम्मी जी घर में चीज नहीं है, पिज्जा डो नहीं है, कैसे बनाऊं पिज्जा? चीज का क्या काम है भाई? पिज्जा में अरे मैंने तो आलू के पराठे बनाने को कहा था। क्या? हमारे घर में आलू के पराठे को ही पिज्जा कहते हैं। मैं तुम्हें वही तो बता रही थी, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी पूरी। तभी चिंटू जोर जोर से हंसने लगता है। भाभी सच में चीज ढूंढ रही थी। लगता है मुझे इस घर की एक अलग ही डिक्शनरी बनानी पड़ेगी। यहाँ लोग किसी भी चीज को कुछ भी कह देते हैं। पिज्जा का मतलब पराठा, बिरयानी के नाम पर आलू गोभी का पुलाव। क्या चल रहा है आखिर? उस रात सोनम अपनी एक डायरी निकालती है। उस पर लिखती है ससुराल की खाने वाली डिक्शनरी। नीचे लिखती है पिज्जा इज इक्वल टू आलू का पराठा। इतने में आदित्य कमरे में आता है। क्या लिख रही हो भाई? अगर लिखूंगी नहीं ना तो एक दिन सच में सबको पिज्जा ही खिला दूंगी। दोनों हंसने लगते हैं। बहू आज दोपहर में मंचूरियन बना लेना। इस बार मैं किसी के झांसे में नहीं फंसने वाली। मुझे पता है मंचूरियन का मतलब कुछ और ही होगा इस अजीब से ससुराल में। इस बार सोनम बहुत समझदारी से काम लेने वाली थी। उसने सोचा पहले किसी से पूछ लेती हूँ, उसके बाद ही कोई कदम उठाऊंगी। इसलिए उसने पायल को ढूंढा और पूछने लगी, पायल हमारे घर वाला मंचूरियन मतलब क्या? अरे अरहर की दाल। क्या? हाँ, और अगर पापा कहे एक्स्ट्रा ग्रेवी वाला मंचूरियन तो समझ जाना दाल थोड़ी पतली बनानी है। सीधे सीधे कोई जवाब नहीं दे सकता कि अरहर की दाल बनानी है। नहीं, इन्हें तो हर वक्त मस्ती मजाक ही सूझता है बस। अब सोनम को समझ में आने लगा था कि इस घर में सिर्फ खाने के नाम नहीं बदलते, बल्कि हर नाम के पीछे कोई ना कोई मजेदार कहानी भी होती है। एक रविवार पूरा परिवार हॉल में बैठा था। तभी चिंटू को भूख लगने लगी। भाभी आज शाम को नूडल्स खाना है। अच्छा, कौन से वाले, हक्का या स्कीमेज? अरे सेवैया भी चाइनीज होती है क्या कभी? हाँ सोनम, ये सेवैया का कह रहा है, तुम नूडल्स मत बनाना। हाँ भाभी, हम जब भी नूडल्स कहते थे माँ सेवैया ही बनाकर खिलाती थी। बस अब बहुत हो गया। आज कोई मुझे बताएगा ये सब शुरू किसने किया? क्यों आप लोग हर एक खाने को अलग अलग नामों से पुकारते हैं? आप लोगों को इसमें मजा आता होगा, लेकिन मुझे नहीं आ रहा है। अब जल्दी से बताइए, अब इसके पीछे का क्या मजाक छुपा हुआ है? सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। अभी नहीं बहू, अभी राज रहने दे। लेकिन क्यों पापा जी, मुझे नहीं पसंद है ये सब। जिस दिन वजह पता चल जाएगी उस दिन इन नामों पर हंसी नहीं, शायद आंखों में आंसू होंगे। पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। पहली बार मजाक करते करते घर में एक ऐसी बात निकल गई जिसने सोनम को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सच में इन अजीब नामों के पीछे कोई गहरी कहानी छिपी है, या फिर ये सब एक मजाक का हिस्सा था बस? कुछ दिनों बाद सोनम रसोई की सफाई कर रही थी, तभी उसे ऊपर वाले पुराने कबर्ड में एक लोहे का डिब्बा दिखाई देता है।
वो डिब्बा उतारती है, उसमें एक पुरानी कॉपी रखी होती है। कॉपी के पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे बच्चों के लिए। नीचे कमला देवी का नाम लिखा था। सोनम धीरे धीरे कॉपी खोलती है। पहले ही पन्ने पर लिखा था, आज घर में सिर्फ 2 आलू, थोड़ी सी गोभी और थोड़ा सा चावल बचा था, लेकिन मैंने बच्चों से कहा कि आज हम बिरयानी खाएंगे। अगले पन्ने पर लिखा था कि आज बच्चे नूडल्स खाने की जिद कर रहे थे, इसलिए मैंने सेवइयों की नूडल्स बना दी, क्योंकि नूडल्स खरीदने के पैसे नहीं बचे मेरे पास। अब सोनम को समझ में आ चुका था कि ये सिर्फ खाने के बदले हुए नाम नहीं थे, इनके पीछे किसी माँ का संघर्ष छिपा था। लेकिन आखिर कमला देवी ने ऐसा क्यों किया? क्या उस परिवार ने कभी इतना कठिन समय देखा था कि साधारण खाने को भी बड़े नाम देने पड़े? कभी कभी इंसान को किसी परिवार का सबसे बड़ा राज किसी तिजोरी में नहीं, बल्कि एक पुरानी कॉपी में मिल जाता है। आज मेरे हाथ में भी इस समय वही पुरानी कॉपी है, जिसके हर पन्ने पर एक माँ की कहानी लिखी हुई है। इस कॉपी के हर पन्ने पर कुछ खाने का नाम है जो शायद बस एक माँ ही समझ सकती है। रात का समय। सोनम अपने कमरे में बैठकर वो कॉपी पढ़ रही थी। उसमें लिखा था, आज घर में सिर्फ 4 आलू थे। बच्चों ने पिज्जा खाने की जिद की थी। मैंने आलू के पराठे बनाए और उनसे कहा कि आज हम देसी पिज्जा खाएंगे। अगले पन्ने पर लिखा था, आज महीने का आखिरी दिन है, घर में सिर्फ दाल बची है, लेकिन बच्चों का मन मंचूरियन खाने का है, इसलिए आज दाल का नाम मंचूरियन रख दिया। सोनम की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। आज सोनम को समझ में आ चुका था कि इस घर में खाने के नाम कभी मजाक के लिए नहीं बदले गए थे, बल्कि बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए बदले गए थे। अरे बहू, आज इतने सुबह? मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ, पूछ बेटा। क्या आपने कभी अपने बच्चों को ये नहीं बताया कि असली बात क्या थी? अगर बता देती तो वो खाना खाते समय खुश नहीं रहते ना। लेकिन आपने इतना सब अकेले कैसे संभाल लिया? आपको सब कुछ भारी नहीं लगता था? बेटा, तेरे ससुर जी की नौकरी एक समय अचानक चली गई थी। कई महीने घर में 1-1 रुपए की तंगी थी। आदित्य, पायल और चिंटू छोटे थे। उन्हें क्या पता गरीबी क्या होती है। उन्हें तो बस इतना पता था कि स्कूल में उनके दोस्त पिज्जा खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, नूडल्स खाते हैं। अगर मैं उन्हें सच बता देती तो वो भूख से ज्यादा अपनी किस्मत पर दुखी होते। इसलिए मैंने खाने नहीं बदले, बस उनके नाम बदल दिए। बच्चे खुश होकर खाते रहे और मुझे लगता रहा कि मैंने उनकी बचपन की मुस्कान बचा ली। सोनम खुद को रोक नहीं पाती। वो कमला देवी को गले लगा लेती है। एक माँ के लिए सबसे बड़ा स्वाद मसालों में नहीं होता, अपने बच्चों की मुस्कान में होता है। उसी दिन शाम को पूरा परिवार खाने के टेबल पर बैठा था। तो बहू, आज क्या बनाया है? आज तो मैंने सबकी पसंद की चीज बनाई है। सोनम सबसे पहले एक बड़ी सी देगची टेबल पर रखती है, ढक्कन हटाती है। सामने आलू, गोभी और चावल से बनी वही डिश थी। वाह भाभी, आलू गोभी की बिरयानी! आज तो मजा आ जाएगा। हाँ, लेकिन आज ये सिर्फ आलू गोभी की बिरयानी नहीं है, आज इसमें एक माँ की पूरी जिंदगी का स्वाद भी है। बहू, तुझे किसने बताया? सोनम धीरे से वो पुरानी कॉपी टेबल पर रख देती है। कमला देवी उसे देखकर कुछ नहीं बोल पाती। माँ, ये सब सच है? मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोगों को कभी लगे कि तुम्हारा बचपन गरीबी में बीता है। मैं चाहती थी तुम्हें हमेशा ऐसा लगे कि तुम्हारे घर में भी वही सब बनता है जो दुनिया के बाकी घरों में बनता है, बस हमारे नाम थोड़े अलग हैं। इतना सुनते ही चिंटू की आंखें भर आती है। माँ, और हम इतने सालों से इन नामों पर हंसते रहे। अरे पगले, मैंने ये नाम इसीलिए तो रखे थे ताकि इस घर में हंसी कभी कम ना हो। आज अगर तुम सभी ने याद करके मुस्कुरा लेते हो तो समझो मेरी मेहनत सफल हो गई। कुछ देर तक पूरा घर बिल्कुल शांत रहता है। फिर गोपाल जी पहला कोर खाते हैं। उनकी आंखें नम हो जाती है, जैसे उन्हें पुराने सारे बीते हुए लम्हे याद आ रहे थे। उन्हें याद आ रहा था कैसे उनकी पत्नी ने कुछ ना होते हुए भी सब कुछ बनाए रखा था। कमला, सच कहूं तो मैंने पैसे कमाने के बाद दुनिया के बड़े बड़े होटलों की बिरयानी खाई है, लेकिन जो स्वाद इस आलू गोभी की बिरयानी में है ना, वो कहीं नहीं मिला, क्योंकि इसमें मसाले कम और एक माँ का प्यार ज्यादा है। उसका विश्वास है कि इससे उसके परिवार का पेट तो भर ही जाएगा, और वही प्रेम और विश्वास हमारे घर के खाने की बड़ी ताकत है। सब लोग मुस्कुराते हुए खाना खाने लगते हैं। तभी सोनम उठकर अपनी रेसिपी डायरी लेकर आती है। उसमें एक नया पन्ना खोलती है और लिखती है,
501 आलू गोभी की बिरयानी। सामग्री 2 आलू, थोड़ी सी गोभी, थोड़े से चावल और एक माँ का बहुत सारा प्यार। और ये बन गई दुनिया की सबसे बेस्ट बिरयानी, जिसे और कोई नहीं बना सकता है। और ये है दुनिया की बेस्ट बहू, जो सिर्फ अच्छा खाना ही नहीं बनाती, लेकिन सबका दुख भी बांट लेती है। दुनिया की सबसे महंगी डिश भी उस खाने की बराबरी नहीं कर सकती, जिसमें किसी माँ ने अपनी मजबूरी छुपाकर अपने परिवार की मुस्कान परोसती हो। याद रखिए, हर रेसिपी किताबों में नहीं मिलती, कुछ रेसिपियां माँ की ममता लिखती है। और आलू गोभी की बिरयानी ऐसी ही एक रेसिपी थी, जो पेट से पहले सीधे दिल को भर देती है। सुबह का सुहावना समय है। 2 अगल बगल के फ्लैटों की बालकनी में सुनीता और अनीता ताजी हवा के लिए आकर खड़ी होती है। तभी सामने वाली इमारत की बालकनी से अचानक जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। सावित्री अपनी बहू रीना पर बहुत गुस्से में चिल्ला रही है। तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं हो सकता क्या? जब देखो तब काम बिगाड़ कर रख देती हो। जरा सा कुछ समझाने जाओ तो तुरंत आंखों से टिसुआ बहाना शुरू कर देती हो। मम्मी जी, मैं सारा काम ढंग से करने की कोशिश तो करती हूँ, अब मुझसे अनजाने में गलती हो जाती है तो मैं क्या करूँ? अपने मायके से कुछ सीख कर आना चाहिए था ना। तेरी माँ ने यही सब संस्कार सिखाकर भेजा है क्या तुझे? सामने बालकनी में खड़ी सुनीता ये सब बर्दाश्त नहीं करती है। वो कटघरे के पास जाकर सावित्री की तरफ देखकर बोलती है, सावित्री जी, ये क्या तरीका है अपनी बहू से बात करने का? अपनी बहू से थोड़ा प्यार से बात करो ना। तुम अपनी बहू से आज वही काम एक्सपेक्ट कर रही हो जो तुमने खुद तो 50 साल की उम्र में सीखा है। एक 25 साल की नई बहू से तुम 50 साल के तजुर्बे की उम्मीद कैसे कर सकती हो? अनीता अपनी जेठानी सुनीता की बात सुनकर चिढ़ जाती है। वो तुरंत ताना मारते हुए सुनीता की तरफ मुड़ती है। इनको देखो, अगर ये ज्ञान देने वाली बात मैं बोलती तो एक बार को समझ भी आती, क्योंकि मेरे 2 बेटे हैं और मेरी बहुएं घर में हैं। आखिर जो औरत कभी खुद सास नहीं बन सकती, वो क्या जाने कि बहुओं को संभालने का असली स्वाद क्या होता है। अनीता का ये कड़वा ताना सुनकर सुनीता का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। उसके चेहरे पर गहरा दुख छा जाता है और वो बिना कुछ कहे चुपचाप बालकनी से कमरे के अंदर चली जाती है। सुनीता अंदर आकर सोफे पर बैठ जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसका पति राकेश अपनी पत्नी को रोता हुआ देखकर, क्या हुआ सुनीता, तुम इतनी सुबह सुबह अचानक इतनी उदास और दुखी क्यों बैठी हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? क्या बताऊं आपको, आज फिर देवरानी ने सबके सामने सास ना बन पाने का पुराना दर्द याद दिला दिया। सुनीता, तुम अनीता की बातों को इतना दिल से क्यों लगा लेती हो? देखो, तुम भी तो सास हो। वो बहुओं की सास है और तुम दामादों की सास हो। तो बताओ, इसमें क्या अंतर है? अंतर बड़ा है जी। अब वो अपनी बहुओं के साथ हर वक्त एक ही घर में रह सकती है, उन्हें लाड प्यार कर सकती है, उन्हें डांट डपट सकती है, लेकिन मैं अपने दामादों के साथ हर समय तो नहीं रह सकती ना। राकेश अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सुनीता पर उसकी बात का कोई असर नहीं होता। वो उदास होकर खड़ी होती है और रसोई की तरफ बढ़ने लगती है। आपको क्या पता कि जब अनीता बार बार मुझे इस बात का ताना मारती है तो मेरे दिल पर क्या बीतती है। सुनीता रसोई में चली जाती है और बर्तन समेटने लगती है। राकेश असहाय होकर उसे देखता रह जाता है। उधर अनीता बालकनी से बड़े घमंड में अपने घर के अंदर आती है। जैसे ही वो सोफे के पास पहुंचती है, उसकी बड़ी बहू पायल तुरंत पानी का ठंडा ग्लास लेकर उसके सामने आती है। मम्मी जी, आप बालकनी में खड़ी थी, लीजिए थोड़ा ठंडा पानी पी लीजिए। अनीता पानी का ग्लास हाथ में लेती है और एक घूंट पीकर तुरंत मुंह बना लेती है। वो ग्लास को मेज पर पटक देती है। ये क्या बहू, इतना बर्फीला ठंडा पानी लेकर आई हो मेरे लिए? तुम्हें तो अच्छे से पता है ना कि मुझे इतना ठंडा पानी नहीं चाहिए होता है। जाओ तुरंत रसोई में और मेरे लिए नॉर्मल पानी लेकर आओ। जी मम्मी जी, मैं अभी दूसरा पानी लेकर आती हूँ। पायल घबराकर ग्लास उठाती है और रसोई की तरफ चली जाती है। अनीता सोफे पर बैठकर अपनी जेठानी के बारे में बड़बड़ाते हुए, बड़ी आई मुझे सास का धर्म सिखाने वाली, खुद की तो कोई बहू नहीं है और मुझे ज्ञान बांटने चली थी। अगली बार अगर मेरे सामने मुंह खोला ना उसने, तो ऐसा करारा जवाब दूंगी कि सामने बोलने से पहले 10 बार सोचेगी। तभी अनीता रसोई की तरफ मुंह करके जोर से अपनी छोटी बहू पूजा को आवाज लगाती है। छोटी बहू, नाश्ता बनाने में कितना टाइम और लगाओगी? वहाँ नाश्ता बना भी रही हो या गेहूं उगा रही हो रसोई में? बस अभी 2 मिनट में नाश्ता लेकर आ रही हूँ मम्मी जी, लगभग नाश्ता तैयार हो गया है। अनीता मनी मन बहुत खुश होती है कि उसकी दोनों बहुएं उससे बहुत डरती है। वो खुद को एक कड़क और सफल सास मानती है। अगले दिन सुबह सोसाइटी के पार्क में बेंच पर बैठी अनीता अपनी पड़ोसन कमला से, देखो कमला, मैं तुम्हें अपने इतने सालों का तजुर्बा बता रही हूँ। बहुओं के सामने हमेशा बिल्कुल कड़क बनकर पेश आना चाहिए। उनके सामने कभी भी नरम पड़ने की गलती मत करना। माँ बनने की कोशिश तो भूल कर भी मत करना, वरना वो सिर पर चढ़कर बैठ जाएंगी। अच्छा अनीता, लेकिन थोड़ा बहुत तो प्यार और ढील देनी ही पड़ती है ना घर में शांति के लिए।
बिल्कुल नहीं, अगर जरा सी भी ढील दी ना तो वो तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेगी और हाथ से पूरी तरह निकल जाएगी। अनीता पार्क की बेंच पर बैठकर अपनी अकड़ दिखाती रहती है और कमला उसकी बातें चुपचाप सुनती रहती है। अनीता पार्क में बैठी है, वहीं दूसरी तरफ उसके घर की दोनों बहुएं पायल और पूजा चोरी छिपे अपने घर से निकलकर अपनी बड़ी ताई जी सुनीता के घर आती है। सुनीता उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। बड़ी ताई जी प्रणाम, कैसी हैं आप? अरे आओ आओ बच्चों, जरूर तुम्हारी सास कहीं बाहर गई होगी, तभी तुम दोनों यहाँ आई हो। हाँ ताई जी, मम्मी जी सुबह सुबह पार्क में टहलने गई है, हमें तो बस आपके पास आकर ही असली सुकून और शांति मिलती है। काश ताई जी, हमारी सासू माँ भी आपकी तरह दयालु और समझदार होती। अरे छोड़ो बच्चों, ऐसा मत कहो। अनीता को थोड़ा घमंड जरूर है सास होने का, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। असल में उसे लगता है कि बहुओं पर धौंस जमाना और चिल्लाना ही सास बनना होता है, जबकि सास भी तो बहुओं की माँ होती है। उसे माँ जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ताई जी, आपकी सोच कितनी अच्छी है। काश हमारी सासू माँ भी ऐसा ही सोचती तो हमें थोड़ा इमोशनल सपोर्ट मिल पाता। जितनी बातें और अपना दुख हम आपसे मिलकर कह पाते हैं ना, उतनी बातें तो हम मम्मी जी के सामने बोलने से भी डरते हैं। सुनीता दोनों बहुओं को अपने हाथ से बनी गरम चाय और बिस्किट देती है। तीनों बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं। इधर अनीता पार्क से लौटकर अपने घर में आती है। घर में अजीब सा सन्नाटा देखकर उसे शक होता है। तभी पायल और पूजा जल्दी जल्दी रसोई से बाहर आकर टेबल पर चाय रखती है। आ गई मम्मी जी आप? हमने आपके लिए चाय बनाकर रखी थी, थोड़ी ठंडी हो गई होगी तो मैं गर्म कर लाती हूँ। चाय गरम करने से पहले मुझे ये बताओ कि तुम दोनों ताई जी के घर जाकर मेरी क्या क्या चुगलियां कर रही थी? किससे मम्मी जी? हम तो कहीं नहीं गए, हम तो यहीं घर पर ही थे। मुझसे चालाक बनने की कोशिश मत करो। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि किसकी सोच कहाँ तक जाती है और कौन कहाँ जा सकता है। हाँ मम्मी जी, हम घर में अकेले बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो बस थोड़ी देर के लिए ताई जी के पास चले गए थे। सुन लो तुम दोनों ध्यान से, तुम्हारी ताई जी जिंदगी में कभी सास नहीं बन सकती। उन्हें बहुओं को संभालने का कोई अंदाजा नहीं है। आज के बाद उनकी मीठी मीठी बातों में बिल्कुल मत आना, वरना मुझसे बुरा इस घर में कोई नहीं होगा। पायल और पूजा डर के मारे सिर झुकाकर रसोई में चली जाती है। अनीता गुस्से में सोफे पर बैठ जाती है। अगली सुबह सुनीता अपनी बालकनी में खड़ी है और फोन पर अपनी दोनों शादीशुदा बेटियों से बहुत प्यार से बातें कर रही है। देखो बेटियों, तुम एक माँ को छोड़कर दूसरी माँ के घर गई हो। अगर तुम्हारी सास तुम्हें कभी किसी बात पर भी डांट दे तो कभी बुरा मत मानना। वो जो भी है उनकी बात मानना, क्योंकि सास भी तो आखिर एक माँ ही होती है ना। पास ही खड़ी अनीता बालकनी से सुनीता की ये सब बातें सुन लेती है और तुरंत अपनी आदत के मुताबिक तंज कसने आगे आ जाती है। देखा तो जरा, फिर से सास और बहू के रिश्ते पर ज्ञान कौन दे रहा है, जिसकी खुद की कोई बहू ही नहीं है। अरे तुम्हारी तो सिर्फ बेटियां है ना, वो ससुराल में गलती करेगी तो उसकी सास उसे डांटेगी ही। सुनीता अनीता की बात से बहुत दुखी हो जाती है। वो बिना कोई बहस किए बालकनी से हटकर अपने हॉल में आ जाती है। सुनीता उदास मन से सोफे पर बैठी होती है, तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। सुनीता दरवाजा खोलती है तो सामने उसकी ननद सुमन हाथ में ट्रॉली बैग लिए खड़ी मुस्कुरा रही है। अरे ननद जी, आप अचानक बिना बताए इस समय कैसे? हाँ भाभी, मैं तुम सबको एक बड़ा सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए बिना बताए ही मिलने चली आई। सुनीता सुमन का बैग अंदर रखती है और उसके लिए पानी लाती है। दोनों सोफे पर बैठती है। और बताओ भाभी, कैसी कट रही है जिंदगी? सब कुशल मंगल है ना? बस ननद जी, बेटियों की शादी के बाद अब ये घर बहुत सूना लगता है, अकेले कट रही है जिंदगी। हाँ भाभी, बात तो बिल्कुल सही है। काश तुम्हारा भी एक बेटा होता तो बहू आ जाती और इस तरह तुम अकेली और उदास न रहती। अब जो बात मुमकिन नहीं है ननद जी, उसके बारे में क्या सोचना और क्या बात करना। सुमन सुनीता के घर चाय नाश्ता करने के बाद अपनी भाभी से, भाभी अब मैं जरा छोटी भाभी अनीता से भी मिलाती हूँ, उसका और उसकी बहुओं का भी हाल चाल ले लूं। ठीक है ननद जी, आप होकर आइए। उसके बाद सुमन अनीता के घर जाती है। अनीता अपनी ननद को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसका स्वागत करती है। थोड़ी बातचीत के बाद सुमन अनीता से, चलो अनीता, हम बहुत दिन बाद मिले, हम दोनों बाहर बाजार घूम कर आते हैं और थोड़ी खरीदारी भी कर लेते हैं। ठीक है दीदी, चलिए चलते हैं। सुमन और अनीता बाजार की तरफ निकल जाती है। अनीता के जाने के बाद उसकी दोनों बहुएं फिर से उदास होकर बैठ जाती हैं। उधर बाजार में सुमन और अनीता बाजार की अलग अलग दुकानों में घूम घूम कर साड़ियां और सामान देख रही हैं। अनीता बार बार अपनी कलाई में घड़ी के समय को देख रही है और बेचैन लग रही है। क्या हुआ अनीता, तुम बार बार अपनी घड़ी को क्यों देख रही हो? कोई जल्दी है क्या? हाँ दीदी, मुझे जल्दी घर वापस जाना है। मेरी दोनों बहुएं घर पर बिल्कुल अकेली है। अरे अनीता, वो शादीशुदा बहुएं हैं, छोटी बच्चियां थोड़ी ना है जो कहीं खो जाएंगी या भाग जाएंगी। अरे दीदी, बहुएं बच्चों की तरह ही तो होती हैं, उन्हें हर वक्त दबा कर और संभाल कर रखना पड़ता है, वरना उन्हें बिगाड़ने वाले काफी लोग घूम रहे हैं यहाँ वहाँ। सुमन अनीता का ये कड़ा रवैया देखकर मन ही मन सोच में पड़ जाती है। उसी समय पायल और पूजा रोती हुई उदास चेहरा लिए सुनीता के घर आती है। सुनीता उन्हें रोता हुआ देखकर घबरा जाती है। क्या हुआ पायल, पूजा, तुम दोनों इस तरह रो क्यों रही हो? क्या बात हो गई?
ताई जी, आज मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही थी। जब मैंने मम्मी जी से मायके जाने के लिए पूछा तो उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह डांट दिया। पूजा ताई जी को अपनी सास के बारे में बताते हुए रसोई में पूजा उदास बैठी होती है और अनीता उसके पास आकर खड़े होकर चिल्लाने लगती है, ये क्या, अभी पिछले महीने ही तो तू अपने मायके से घूम कर आई थी। अब तू इस बात को अच्छे से याद कर ले कि अब तू अपना मायका छोड़कर ससुराल में आ चुकी है। अपने इस दिमाग में ससुराल को बसा ले और मायके को हमेशा के लिए भूल जा। तभी बड़ी बहू पायल भी वहां जाती है और अपनी सास अनीता से नम आंखों से कहती है, मम्मी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? भला माँ बाप भी कभी भुलाए जाते हैं क्या? या तो आ ही जाते हैं। जो बात दिमाग में है उसे दिमाग में ही रखो, जुबान पर लाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। पूजा और पायल सुनीता को पूरी बात बताती है। सुनीता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। क्या अनीता ने तुमसे ऐसा कहा? वो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे वो तुम्हारी सास नहीं बल्कि मालकिन हो और तुम दोनों उसकी गुलाम हो। आने दो उसे, आज मैं उससे हिसाब मांगती हूँ। अरे ताई जी, आप ऐसा मत कीजिए, वरना मम्मी जी हमारे सामने ही हमें उल्टा डांटेगी। तुम दोनों भले ही उससे डरती होगी, पर मैं अपनी देवरानी अनीता से बिल्कुल नहीं डरती। बाजार से लौटकर अनीता अपने घर पहुंचती है। सुमन भी उसके साथ ही आती है। तभी सामने से सुनीता गुस्से में तमतमाती हुई अनीता के घर में कदम रखती है। अनीता, तुम अपनी बहुओं को इंसान क्यों नहीं समझती? तुम हर वक्त उनके सिर पर कड़क सास बनकर क्यों मंडराती रहती हो? जेठानी जी, मुझे ज्यादा ज्ञान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हें अच्छे से समझ लेना चाहिए कि तुम इस घर की सास नहीं हो, बल्कि मैं हूँ। मैं जैसे चाहूँ अपनी बहुओं को वैसे ही रखूंगी। बड़ी आई मुझे सास बनने का ज्ञान देने वाली, जबकि तुम्हारी खुद की तो कोई बहू नहीं है। अनीता की कड़वी बात सुनकर सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपना मुंह ढककर रोने लगती है। तभी पास खड़ी सुमन आगे आती है और अनीता के सामने खड़ी हो जाती है। देखो छोटी भाभी, यहाँ पर तुम पूरी तरह से गलत और बेवकूफ साबित हो रही हो। भले ही भाभी की कोई बहू नहीं है, लेकिन वो भी कभी बहू थी, तुम भी बहू थी, और मैं भी आज एक बहू हूँ। सास बनने से पहले हर एक औरत को बहू बनना पड़ता है। आज तुम सास बनकर अपनी बहुओं को नीचा दिखा रही हो, उन पर धौंस जमा रही हो, और भाभी की बहुएं नहीं है तो क्या, वो भी एक बहू होने का दर्द बहुत अच्छे से जानती है। सुमन की ये बात सुनकर अनीता स्तब्ध रह जाती है। तभी राकेश कमरे में आता है और अपनी बहन सुमन को गुस्से में देखता है। क्या हुआ दीदी, आप इतनी गुस्से में क्यों हैं? राकेश, तेरी पत्नी अनीता का घमंड बहुत बढ़ गया है। मैं यहाँ कुछ दिन प्यार से रहने आई थी, लेकिन ऐसा घटिया माहौल देखकर मैं एक पल भी नहीं रुक सकती। मैं वापस जा रही हूँ। सुमन अपना बैग उठाती है और गुस्से में घर से निकल जाती है। सुनीता भी रोते हुए अपने घर वापस चली जाती है। इस घटना के बाद अनीता के घर का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। पायल और पूजा अपनी सास अनीता से कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं रखती। वो केवल एक रोबोट की तरह सुबह उठकर चाय, नाश्ता और खाना लाकर मेज पर रख देती है। मम्मी जी, चाय बन गई है, मेज पर रख दी है। ऐसा कहकर टेबल पर चाय रखकर पायल अपने कमरे में चली जाती है। अनीता अकेली बैठी रह जाती है। दोपहर में पूजा डाइनिंग टेबल पर खाना लगाकर अपनी सास के पास आती है और उनसे, मम्मी जी, दोपहर का खाना तैयार है, आप खा लीजिए। अरे ये क्या तुम लोगों ने खाना लगा दिया है? तुम लोग अंदर जा रही हो, भला मेरे साथ बैठकर खाना कौन खाएगा? नहीं माँ जी, हमें आपके साथ बैठकर खाना नहीं खाना है। हम खाना अपने कमरे में खा लेंगे। वैसे भी आपको तो हमारे काम से मतलब है, हमारे लिए आपके मन में तो प्रेम है ही नहीं। दोनों बहुएं अपनी सास से मुस्कुराकर बात भी नहीं करती। अनीता अपने ही घर में पूरी तरह से अकेली और बेगानी महसूस करने लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं। एक दिन अनीता अपनी बहुओं से, बाबू मैं जरा बाजार जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद आती हूँ। अनीता बाजार जाने का बहाना करके घर से निकलती है, लेकिन वो बाजार नहीं जाती, बल्कि पलटकर वापस घर आती है ताकि अपनी गैर मौजूदगी में ये देख सके कि उसकी बहुएं क्या कर रही हैं। घर पहुंचकर वो देखती है कि दोनों बहुएं घर पर नहीं हैं। अच्छा, तो मेरे जाते ही ये दोनों घर से निकल गई। जरूर मेरी जेठानी के पास गई होगी, मुझे वहां जाकर देखना चाहिए। अनीता अपनी जेठानी सुनीता के दरवाजे के पास जाकर झांकती है। सुनीता के घर के अंदर पायल और पूजा अपनी बड़ी ताई जी सुनीता के साथ बैठी हंस हंस के बातें कर रही हैं और चाय की चुस्कियां ले रही है। तीनों का प्यार देखकर अनीता की आंखें पूरी तरह से खुल जाती है। वो दबे पांव अंदर आती है। क्या हुआ बहुओं, मुझे देखकर अचानक सब शांत क्यों हो गई? क्या सांप सूंघ गया तुम दोनों को? सॉरी मम्मी जी, आप घर पर नहीं थी तो हम ताई जी के पास आ गए थे। अनीता, अपनी इन बेकसूर बहुओं को मत डांटना। अगर तुम्हें लगता है कि ये गलत है तो असल में तुम गलत हो। तुमने कभी इन्हें दिल से समझने की कोशिश नहीं की, हमेशा कड़क सास बनी रही। सास बनने से पहले माँ और बहू बनना पड़ता है। अनीता का सारा घमंड और अकड़ ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। उसके चेहरे पर पछतावा साफ झलकने लगता है। वो रोते हुए सुनीता के पैर छूने के लिए झुकती है। मुझे माफ कर दीजिए जेठानी जी, आप बिल्कुल सही कह रही थी। मैं तो सास होने के झूठे घमंड में अंधी हो गई थी। आपकी बहुएं नहीं थी, फिर भी आपने मेरी बहुओं को अपनी बेटियों जैसा प्यार और इमोशनल सपोर्ट दिया, जो मैं कभी खुद नहीं दे पाई। आज मुझे समझ आ गया है कि असली सास वही होती है जिससे बहुएं बिना डरे खुलकर अपने दिल की बात कह सके।
माँ जी, हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे दिल की बात समझ गई। अब हम भी पूरी तरह कोशिश करेंगे कि आपको हमसे कोई शिकायत ना हो। माँ जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। जब आपने हमें अपनी बेटी के रूप में अपना लिया है, तो फिर अब अपनी जेठानी के लिए भी अपना मनमुटाव खत्म कर दीजिए। वो आपसे सचमुच में बहुत प्यार करती है। सुनीता मुस्कुराकर अनीता को गले से लगा लेती है। पायल और पूजा भी अपनी सास अनीता के गले लग जाती हैं। अनीता का सास होने का सारा टिपिकल घमंड हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और दोनों परिवारों में खुशियां लौट आती है।